Hi everybody, welcome to New Beginning. So today we are going to do what? So first of all, I hope कि सब लोग अच्छे हैं और सब लोग अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कल की वीडियो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में समझाया था कि आप ये कोर्स करके लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं और क्या क्या स्टार्टअप ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊँगा। जनरली बच्चों के अंदर क्या होता है कि एक इच्छा होती है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं और उसको करने के बाद वो क्या क्या गोल हासिल कर सकते हैं, क्या कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। अब जनरली बच्चों में एक नोशन होता है, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट में, वो लोग मैकेनिकल को लेती ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि मैकेनिकल का मतलब सिर्फ ठोकते पीटते रहना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब कहीं सुनी बातें हो गई कि सिर्फ ठोकते पीटते रहना है। ये काफ़ी ही बहुत अच्छा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग ब्रांच है और इस बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं डिटेल बताऊंगा तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि बताऊं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, आप ये समझो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। बिगिनिंग में जब लोगों ने इंजीनियरिंग की स्टडी करनी शुरू की तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल की स्टडी की जाती थी। बाद में और कॉन्सेप्ट्स आए लेटेस्ट में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो मतलब 80-100 साल का ये गेम है, राइट। बाकी सदियों से आप ये कह सकते हो कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ही चलता आ रहा है। इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा बाद में ही आया था, लेकिन मैकेनिकल बहुत पहले आ चुका है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ब्रॉड, ये काफ़ी इसमें स्कोप है, काफ़ी वेरिएशंस है, ये बहुत ही फैला हुआ चीज़ है, राइट ना। अब आते हैं कि आखिर व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट होगा व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा पॉइंट स्कोप इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा पॉइंट कैरियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथा पॉइंट कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर सकती है, और पांचवा पॉइंट होगा स्टार्टअप आइडियाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप किस तरह के बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, इन बातों पर डिस्कस हम लोग करेंगे। ओके, आते हैं पहले पॉइंट, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखो, मैकेनिकल नाम में क्या लगा है, मैकेनिक्स, मतलब ये मैकेनिक्स लगा है। तो मैकेनिक्स या फिर मशीन, मैकेनिक्स और मशीन दोनों सेम चीज हो गया, कंसर्न मतलब एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा इंजीनियरिंग जो मशीन से डील करता हो, मशीन के मैकेनिक्स से डील करता हो, दैट बिकम्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन रफ वर्ड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एक तरह से मशीन को लेकर ही है। मशीन का डिजाइन तैयार करना, उसका प्रोडक्शन करना, टेस्टिंग करना, फिर उसको ऑपरेशन में लाना, ये तमाम चीज़ें एक मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं। और मशीन कई तरह का होता है। मशीन क्या है, कल ही पढ़ाया था, जो हमारे काम को आसान कर दे। हमारे पास तो कई तरह के काम है, हाँ। तो जितने तरह का काम उतने तरह का मशीन। आप जो कंप्यूटर यूज करते हो भी क्या एक मशीन ही तो है, इट्स ऑल्सो मशीन जो कि आपको किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा है। आपके वॉशिंग मशीन जो कि कपड़ा धोने का काम करता है, फ्रिज भी क्या है, एक मशीन ही है जो कि कूलिंग का काम कर रहा है, एसी भी क्या एक मशीन ही है जो कूलिंग का काम कर रहा है। लाइफ में देखा जाए तो मशीन आपके हर एक पार्ट में है। लाइफ के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं आप मशीन को यूज करते ही हो। आप किसी भी सिस्टम को देख लो, कहीं ना कहीं किसी तरह से मशीन ही है। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम यही होता है। आप ये कह सकते हो, इसको लैंग्वेज में लिखोगे, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन ऑफ अ मशीन, दैट बिकम्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम करते क्या है, तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग यहाँ पर वी यूज इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द मटेरियल साइंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल साइंस के साथ टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड रिजल्ट। मटेरियल साइंस ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, कई बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे। सॉलिड मैटर्स जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, दैट इज द मटेरियल साइंस। अब क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो मैटर से ही सब चीज बनता है। मशीन बनाओगे, कुछ ही बनाओगे, आप मैटर से ही बनाओगे। तो सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज का होना तो जानना तो बहुत जरूरी है ना, उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर मटेरियल का, ये जान के आप उसको
तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने बच्चों को या और भी जो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो मैकेनिकल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बता दिया कि मैकेनिकल में आपको करना मतलब होता क्या है। सो once again, the branch of engineering which deals with design, production, testing and operation of machines, and in this branch we combine engineering, physics and mathematics with the material science. Okay? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इसमें स्कोप क्या है। अब स्कोप को समझने के लिए पहले हम अपने रिक्वायरमेंट को समझते हैं, अपने घर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं। सो हमें क्या क्या चाहिए, हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें चाहिए वॉशिंग मशीन जो कि है, हमें चाहिए रेफ्रिजरेटर, हमें चाहिए एयर कंडीशनर, हमें किचन में क्या क्या चाहिए, तो जूसर चाहिए, मिक्सर चाहिए, और भी कई तरह की छोटी से लेकर बड़ी मशीनें भी किचन के काम में आती हैं। जिस चेयर पर बैठा हूँ वो चेयर क्या है, ये मूव करता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मोटर लगा है जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, घर के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने, कार जो कि मूव करती है चाबी के द्वारा, डॉल जो कि ताली पीटती है चाबी देने से, राइट। और भी कई तरह के एडवांस, मतलब आप देख सकते हो बच्चों को कई तरह के खिलौने होते हैं। यदि हम और देखें तो हमें मोटर व्हीकल चाहिए, टू व्हीलर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी कार चाहिए। घर से थोड़ा बाहर निकले तो ट्रेन चाहिए, एयरक्राफ्ट फ्लाइट चाहिए, मेट्रो चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए। और आगे जाएं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए, सबमरीन्स चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, सब वारशिप भी कहते हैं। इसके बाद हम मिसाइल्स, स्मॉल रेंज से लेकर लार्ज रेंज तक फाइट करने वाली डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल्स होती हैं, ओके। और इनको मैन्युफैक्चर करने के अलग अलग कंपनियां भी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या एक मशीन ही तो है, छोटी से लेकर बड़ी टाइप की मशीन है। तो इन मशीनों का डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, टेस्टिंग करना और फिर ये मेंटेन करना, इनको मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चर करने के अलग अलग कंपनियां हैं। तो आप ये देख सकते हो कि स्कोप कितना बड़ा है, और चूंकि ये स्कोप बड़ा है तो मैकेनिकल इंजीनियर का डिमांड भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। अब मैकेनिकल इंजीनियर की इन तमाम चीज़ों को मीट करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर को जो कोर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो किस किस लेवल का होना चाहिए। तो मैकेनिकल इंजीनियर को स्पेशली मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जो कि एनर्जी से कंसर्न है, ओके। मैकेनिक्स और डायनेमिक्स जो मोशन और फोर्स से कंसर्न है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल साइंस। तो इन तमाम चीज़ों का उन्हें नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। सो आपने देखा कि स्कोप काफ़ी बड़ा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप आप करियर अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पर समझ सकते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द करियर ऑप्शंस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास हो सकता है। तो एक तो आपने स्कोप को समझा, तो स्कोप को समझ के आपको आइडिया लग गया होगा कितना बड़ा स्कोप है। मतलब हर लेवल पे आपको मशीन चाहिए, और हर एक मशीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हर तरह की कंपनियां हैं। डिफरेंट मशीन को मैन्युफैक्चर करना डिफरेंट तरह की कंपनियां हैं। एसी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग कंपनी है, वारशिप को मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग कंपनी है, सबमरीन्स के लिए अलग कंपनी है, ट्रेन बनाने वाली अलग कंपनी है, मिसाइल बनाने वाली अलग कंपनी है, फ्लाइट बनाने वाली अलग कंपनी है। तो स्कोप को देख के समझ में आ गया है कैरियर ऑप्शन तो बहुत खूब है, ओके। अब यहाँ पर हम वन बाय वन करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला आपके पास क्या है, एरोस्पेस। एरोस्पेस के फील्ड में आप एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत अच्छा सैलरी पैकेज तक जा सकते हैं। यहाँ पर आप मतलब आपकी सैलरी 1 CR प्लस 2 CR प्लस भी जा सकती है। और चूंकि एरोस्पेस एक बहुत ही बड़े लेवल का इंजीनियरिंग है, तो मान के चलो कि यहाँ पर आपके पास स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एरोस्पेस में लोग करते क्या है, एरोस्पेस पे आपको एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर करना है, स्पेसक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सैटेलाइट का डिजाइन मैन्युफैक्चर करना है, इसके बाद डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उनका डिजाइन तैयार करना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो स्पेशली एयरक्राफ्ट मतलब फ्लाइट का मैन्युफैक्चर करती है। कुछ कंपनियां जो है मतलब डिफेंस, जैसे डिफेंस कंपनी है, स्पेशली मिसाइल वगैरह काम में वो अपना इन्वॉल्व रहती है। कुछ कंपनियां हैं जो सैटेलाइट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहती है, राइट। तो देख क्या लग रहा है कि एरोस्पेस में डिफरेंट कंपनी है,
लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई लेवल का इंजीनियरिंग है तो आपके अंदर काफ़ी अच्छा स्किल्स होना चाहिए, और एक बार आप इस फील्ड में आ गए, आपका रिक्रूटमेंट हो गया, तो फिर आप मान के चलो कि आप काफ़ी अच्छा इसमें इनकम ले सकते हो, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छा हो सकती है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एनर्जी सेक्टर एक एवर ग्रीन फील्ड है, क्योंकि देखो पावर का डिमांड तो कभी कम होने वाला है नहीं। आपको हर एक लेवल पे पावर चाहिए। आपने एक मशीन बनाया तो मशीन भी पावर पे ही रन करता है, तो पावर कहाँ से आएगा? एनर्जी से आएगा। तो एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का कन्वर्जन, फिर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन करना, फिर वन फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, वाइंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो एनर्जी कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट में, और इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इफिशिएंटली कैसे यूज किया जा सके। तो एनर्जी सेक्टर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी डिमांड है, और मैकेनिकल ग्रेजुएट के तौर पे आप इसमें काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हो, और बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जॉब कर सकते हो। कंपनी में जैसे देखो एनर्जी सेक्टर में IOCL है, और भी कई सारी, जैसे HPCL है, तो कई सारी कंपनियां हैं, ONGC है, NTPC जो पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में काम करती है। कहीं कहीं पर तो ये एनर्जी इंजीनियरिंग अलग से पढ़ाई होता है, बट ये मैकेनिकल के साथ अटैच है। गॉट द पॉइंट? तो आई होप कि ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास हो सकता है वो है एकॉस्टिक इंजीनियरिंग। देखो एकॉस्टिक वो साउंड से कंसर्न है। आपने पढ़ते हो ना, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, इको पढ़ते हो, तो एकॉस्टिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि साउंड सिस्टम्स को कैसे मैनेज करना है, साउंड को कैसे मैनेज करना है। जैसे मान लो आपने कोई ऑडिटोरियम बनाया, उसमें आवाज़ गूंजने लगे, कोई स्पीच दे रहा है, आवाज़ वाइब्रेट करे, गूंजने लगे, तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बिल्डिंग को, ऑडिटोरियम को, कमरे को कैसे डिजाइन करना है कि उसमें आवाज़ गूंजे नहीं। इतना ही नहीं, एक बड़े लेवल पर सोचिए कि जैसे हम हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, टावरिंग बिल्डिंग बनाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची, तो मान लो बगल से कोई एयरक्राफ्ट गुजरा, हेलीकॉप्टर गुजरा, तो वाइब्रेशन हुआ, वो टूट के गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा नहीं चाहिए ना। तो वो तमाम चीज़ों को हम लोग साउंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ताकि कोई बगल से कोई बड़ा व्हीकल, हेलीकॉप्टर या फिर जहाज, प्लेन गुजरे तो वाइब्रेशन से बिल्डिंग को नुकसान ना हो। बट आई होप कि समझ में आ रहा है सबको। तो ये सभी साउंड इंजीनियरिंग में आता है। एक बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि साउंड इंजीनियरिंग की भी अलग से पढ़ाई होती है, बट ये भी एक तरह से मैकेनिकल का ही पार्ट है, तो इसमें भी आप अच्छा करियर बना सकते हो। सो आई होप कि समझ में आ गया। साउंड इंजीनियर जो होते हैं वो मेनली आर्किटेक्चर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग तो अलग ही होता है, बट इसमें ये लोग साउंड वालों के साथ, साउंड इंजीनियर के साथ मिलके ही काम करते हैं, क्योंकि एक तो हाई राइज बिल्डिंग बनाना, उसको डिजाइन करना या आर्किटेक्ट करेगा, बट उसमें साउंड से कुछ नुकसान ना हो, वाइब्रेशन से कुछ नुकसान ना हो, तो ये सब काम आपका साउंड इंजीनियर करेगा। तो आई होप कि भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आपके लिए हो सकता है दैट इज कंट्रोल इंजीनियरिंग। कंट्रोल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं बिहेवियर, मशीन के बिहेवियर को हम कंट्रोल करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मान लो हमको चाहिए कुछ और मशीन बना दिया कुछ और, तो ये नहीं चलेगा ना। तो कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग ब्राउज भी करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। ये एक अच्छा फील्ड है, और ये अलग से तो इसके लिए कंपनी नहीं होती है। जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं में ये कंट्रोल सिस्टम वाले मतलब एडजस्ट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ भी आप लोग ये कंट्रोल काम कर सकते हो। सो हियर यू हैव टू जस्ट मीन्स मैनेज द बिहेवियर ऑफ मशीन्स एंड डिवाइसेज एज पर द आउटपुट रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो कंट्रोल इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हो ना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फील्ड है कैड। ये ऑटो कैड या कैड ये ऑलमोस्ट सेम ही है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के थ्रू 2D और 3D फिगर जनरेट करना होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स का या फिर मशीन्स का आइडिया है, तो आप क्या करोगे, उस मशीन को प्रोजेक्ट करोगे कंप्यूटर के थ्रू। सो ऑटो कैड या फिर ये स्कैड, ये एक काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। कैड इंजीनियर्स भी काम करते हैं और काफ़ी अच्छा सैलरी अर्न करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में वो लोग अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं। इसमें आपको 2D और 3D फिगर जनरेट करना होता है मशीन्स का और बिल्डिंग्स का। इसके बाद एक और बेहतरीन फील्ड है कंप्यूटर से मिलता हुआ, दैट इज कॉल्ड कैम।
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंप्यूटर एडेड मशीन। तो कैम इंजीनियर भी काफ़ी अच्छा अर्निंग करते हैं और ये भी क्या बड़ी बड़ी कंपनियों में हायरिंग होते हैं। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताया आपको, जैसे कंपनियों बारे बताऊंगा, एयरोस्पेस कंपनियां हो गई या कंट्रोल सिस्टम एनर्जी, सब में कहीं ना कहीं कैम इंजीनियर की हायरिंग होती है और काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज पे होती है। कैम में आपका काम क्या होता है? कैम में आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ कोड जनरेट करना होता है, जैसे एनसी कोड्स होता है। तो एनसी कोड्स आपको जनरेट करना होता है यूजिंग सम टूल्स। कुछ टूल्स होते हैं स्पेशली कैम इंजीनियर्स के लिए, जिसे हम लोग एनएक्स या फिर कैसिया बोलते हैं, CATI, कैटिया या कैसिया। तो इन टूल्स को यूज करके आप एनसी कोड जनरेट करते हो। ये एनसी कोड फिर सॉफ्टवेयर में जाता है और सॉफ्टवेयर फिर अपने मशीन को उसके हिसाब से वो कंट्रोल करता है, आउटपुट आपको देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है और ऑलमोस्ट हर एक जगहों पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एज ए कैम इंजीनियर भी आप काफ़ी अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हो और बड़ी बड़ी कंपनियों में रिक्रूट हो सकते हो। ओके, और भी कई सारे फील्ड है जैसे ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन क्या है? तो ऑटोमेशन का डिमांड काफ़ी हाई है। ऑटोमेशन का मतलब ये हो गया ऑटोमेशन इंजीनियर, यू कैन बी हायर्ड एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर। तो ऑटोमेशन में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे मशीन को डिजाइन करना जो कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट, मतलब मैनफोर्स को कम कर दे और इफिशियंसी ज़्यादा हो। जैसे आप देखते हो कि आजकल जो आपके घर में डिवाइस आते हैं, उनकी फिनिशिंग कितनी शानदार होती है, कटिंग कितनी शानदार होती है, वैसा कटिंग ह्यूमन नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू की जाती है। बस हाँ, जैसे मान लो 1000 लोग मिलकर उस काम को करते, उसको फिनिशिंग करते, तो मशीन जो है उनके मैन पावर काफ़ी कम कर देती है। बट कुछ ही लोग होते हैं जो कि उस मशीन को हैंडल कर सके, बाकी कटिंग फिनिशिंग मशीन करती है और ऑटोमेटिक तरीके से। तो ऑटोमेशन इंजीनियर का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में ही चाहिए ऑटोमेशन इंजीनियर। फिनिशिंग करना, कटिंग करना, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर अब करना है एंड दैट्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट स्किल्स एक्चुअली। सो ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री यू कैन बी हायर्ड। कुछ और फील्ड जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में भी आपकी हायरिंग हो सकती है एंड इन बायो टेक्नोलॉजी में भी आपकी हायरिंग हो सकती है। वहाँ भी नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का काफ़ी डिमांड है। तो ये थे कुछ कैरियर ऑप्शंस जिसमें आपकी हायरिंग हो सकती है, जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। नाउ कंपनीज के बारे में बात करते हैं। कंपनीज, मैकेनिकल इंजीनियर्स को कौन कौन सी कंपनी हायर करती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, एक तो मैंने स्कोप बताया, फिर बड़े बड़े करियर प्रोफाइल बताया। इनके लिए हर एक तरह की छोटी से बड़ी कंपनियां हैं जो छोटे से बड़े मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, कोई कम प्राइस वाला व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है, कोई हायर प्राइस वाला व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कुछ सेलेक्टिव कंपनियां जहां पर आपको स्टेटस मिलेगा, हाईली पेड सैलरी मिलेगी और लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा, उसमें लर्सन एंड टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HPCL, ONGC, NTPC, इंडियन ऑयल एंड कॉरपोरेशन मतलब IOCL। कुछ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, मारुति सुजुकी, BMW, ये तमाम तरह की कंपनियां हैं। और कुछ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लो तो बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, और भी कई सारी डिफरेंट कंट्रीज में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। तो इनमें आपकी हायरिंग हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे मजगांव डॉक, जो कि स्पेशली डिफेंस से कंसर्न चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, और तो ये PSU कंपनी है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिलेगा और लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छा होगा। तो मजगांव डॉक जो है वो आई थिंक उसका मुंबई में मेनली हेड ऑफिस है और वो स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर सबमरीन्स जैसे कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो यहाँ पर आप लोग की हायरिंग हो सकती है और लाइफ स्टाइल, सैलरी और पर्सनालिटी काफ़ी आप लोग का अच्छा रहेगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी भी रहेगी जॉब की। इसके बाद देखते हैं कि अब इसमें मैकेनिकल इंजीनियर क्या जिंदगी भर जॉब करते रहेंगे या फिर कुछ स्टार्टअप भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कंप्यूटर साइंस, वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है स्टार्टअप के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी काफ़ी सारा ऑप्शन है स्टार्टअप के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्टार्टअप होता है ना, वो एक काफ़ी स्किल्ड स्टार्टअप होता है। मतलब IT सेक्टर में आप यदि आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो तो कुछ कर सकते हो, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा रिस्की होता है स्टार्टअप। लेकिन आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज है
तो आप इसमें काफ़ी अच्छा दूर तक जा सकते हो, एक बड़ी कंपनी भी खड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं स्टार्टअप्स से कुछ आइडिया दूंगा, आप लोग उन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो, खुद से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी वेरिएशंस कंटेन करता है, काफ़ी वर्सटाइल चीज़ है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ जहाँ पर आप लोग स्टार्टअप कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, और उसके बारे में आप लोग डिटेल में सर्च करके पढ़ लेना। जैसे पहला ऑप्शन बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर, द फर्स्ट पॉइंट, कुछ लोग होते हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, वो कॉलेज लाइफ से ही एक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं कि हमें इस तरह का डिवाइस तैयार करना, मशीन तैयार करना है, तो एक खास पर्पस को सॉल्व करता है। तो कुछ लोग कॉलेज पास आउट होने के बाद 4-5 साल कंपनी में जॉब करते हैं, बड़ी कंपनियों में सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर फंडिंग करके टीम बना के कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, अनलाइक आईटी सेक्टर्स, अनलाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए स्टार्टअप कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें स्किल्स ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको ना कस्टमर की डिमांड को डायरेक्ट मीट करना है। तो और वो हर एक पॉइंट अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया को ऑक्युपाई करता है, कॉन्सेप्ट को ऑक्युपाई करता है। जैसे नट्स एंड बोल्ट्स मैन्युफैक्चर। अब देखो, नट्स एंड बोल्ट्स, जितने भी मशीनें छोटी से बड़ी होती है, सब में नट्स और बोल्ट्स लगते हैं, स्क्रू, नट्स, बोल्ट्स। तो इन चीज़ों के मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग से कंपनी होती है। तो आप नट्स एंड बोल्ट्स को भी एज ए स्टार्टअप ऑप्शन रख सकते हो। छोटी से बड़ी हर तरह का डिवाइस में ये सब लगते ही हैं, तो आप इनका मैन्युफैक्चर कर सकते हो और आप एक बड़ी कंपनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, बट मार्केट का डिमांड बदलता रहता है, पीपल की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप कुछ चेंजिंग ला सकते हो, तो फिर आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छे जा सकते हो। लेकिन वंस अगेन बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, कंपटीशन भी हाई है। ओके, दूसरा जो आपके पास एक अच्छा पॉइंट हो सकता है स्टार्टअप करने के लिए, वो है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। देखो, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन क्या करता है, सोलर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइंड पावर जनरेशन, वाइंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और चूंकि एनर्जी सेक्टर का डिमांड एवरग्रीन है, हर चीज एनर्जी पे ही चलना है, पावर पे ही चलना है, तो जब तक ये दुनिया रहेगा अनंत तक एनर्जी सेक्टर में रिक्वायरमेंट रहेगी। आप इसको कितना इफिशिएंट, कितना कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितनी तरह का नए क्रिएटिविटी ला सकते हो। जैसे अभी कोयला, पेट्रोल, ये सीमित संसाधन है, कुछ ऐसा चूज करो जो कि अनलिमिटेड हो और डिमांडिंग, कस्टमर के डिमांड को मीट कर सके, तो इस फील्ड में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, यदि आप इसमें कुछ अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो ऑलरेडी बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, बट कुछ नए आइडिया के साथ आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड हो सकता है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है कि जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जो कि यदि उनको ऐसे ही फेंक दे तो उन केमिकल्स हवा मिल के नुकसान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक ऐसा कंपनी खोल सकते हो जहाँ पर आप ई वेस्ट मैनेजमेंट करो, मतलब जो वेस्टेज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है, वापस इनको आप रिसाइकल करके कुछ यूजफुल कंटेंट, कुछ यूजफुल मशीन या कुछ यूजफुल डिवाइस आप बना सको। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो सकता है, बहुत एक अच्छा बिजनेस फील्ड हो सकता है। बिकॉज आपको क्या करना है, ई वेस्ट मतलब जितने वेस्टेज प्रोडक्ट हैं आप उन कंपनी सस्ते प्राइस में हायर करो, उनको रिसाइकिल करो इन्वेस्टमेंट करके, और कुछ अच्छा लिक्रेटिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाकर उसको हायर प्राइस पे सेल कर दो। मार्केट में डिमांड उसका है तो आप सेल करो उसको। तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। चौथा जो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा फील्ड हो सकता है वो है मशीनरी डिजाइन। देखो, मैकेनिकल का तो काम ही है मशीन डिजाइन करना, मैकेनिकल का तो खून में ही बसा है मशीन डिजाइन करना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, नीड ऑफ द पीपुल, आप छोटे से लेकर बड़े मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। तो खिलौना, मैं बात कर रहा हूँ कि खिलौना इंडस्ट्री भी तो एक इंडस्ट्री है। इसमें क्या है, बच्चों के खिलौनों को डिजाइन करते हैं, बच्चे को एंटरटेन करने के लिए उसको आइडिया आ गया कि चलो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए हम छोटा छोटा घर वाल चलने वाला ये प्लास्टिक का कार बना देते हैं।
तो बना दिया उन लोगों ने। ये भी क्या है कि मशीनरी डिजाइनिंग तो है, आपको लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ मशीन बनाना है, छोटे से बड़े, वैसे मशीन जिस पे बच्चे खेल सके, वैसे मशीन जो इंडस्ट्री काम आ सके और सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो यदि आप ऐसा कर सकते हो, कुछ आइडिया ला सकते हो, तो आप इसको भी एक बड़ा अच्छा बिजनेस फील्ड बना सकते हो, काफ़ी आगे जा सकते हो और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। ठीक है, एक और फील्ड यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, रोबोटिक्स। हालांकि रोबोटिक्स देखा जाए तो मुझे इसको पहले बताना चाहिए था, बट आप ये समझो कि रोबोटिक्स आने वाला फील्ड जो है ना, आने वाला मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइम में, तो रोबोटिक्स का डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई चाहता है कि उसके पास कुछ ऐसा चीज हो जो काम तो करे लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव हो। हर कोई चाह रहा है कि उसके यहाँ एम्प्लॉय कम हो लेकिन काम उतना ही अच्छा हो, और रोबोट ये सब काम करने में माहिर है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्मॉल टू लार्ज इंडस्ट्री, आप रोबोटिक्स का भी डिजाइन कर सकते हो। हालांकि इससे एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक काम को जहाँ 10 लोग कर रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टोर है, ठीक है, तो स्टोर में क्या होता है, एक रहता है जो कि सामान निकालता है, दूसरा उस सामान को किसी को दिखलाता है, तो हम उनको पर मंथ सैलरी देते हैं। अब रोबोट क्या करेगा, रोबोट एक बार खरीद लिया, वही उतार रहा है सामान और दिखा रहा है, मतलब सब कुछ वही मैनेज कर रहा है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी लेकिन कंपनियों को फायदा हो सकता है। तो क्या, लेकिन क्या, एक देखो, एक ह्यूमन टच की फीलिंग अलग होती है और एक मशीन टच की फीलिंग अलग होती है। ह्यूमन टच क्या अनमैच्ड है, बट क्या आप ऐसा कुछ मशीन बना सकते हो जो ऑलमोस्ट वही काम करके दे? यदि आप ऐसा कर सकते हो तो फिर आप एक उसमें एक अच्छी कंपनी खड़ा कर सकते हो, बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल रोबोटिक्स में आप अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हो। तो ये था कुछ स्टार्टअप आइडियाज जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, बट इन तमाम काम को करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। आपके अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपर्टी और स्किल्स होना चाहिए, तभी आप ये तमाम काम कर पाओगे। स्पेशली स्टार्टअप तो काफ़ी स्किल्ड होता है। यदि आपको स्टार्टअप बनना मैकेनिकल फील्ड में तो आपको स्किल्ड होना ही पड़ेगा। अब ये सब काम तभी कर पाओगे जब आपने अपने 4 साल कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसमें अच्छे से पढ़ाई किया है, टाइम वेस्टेज ना किया है, ग्रेड्स अच्छे लाए हैं, आपने इंटर्नशिप किया है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लिया है, कुछ सीखा है। और यदि आपके पास कॉलेज में कुछ आइडिया है तो ठीक है, वरना यदि आप जॉब करते हो तो जॉब में सिर्फ पैसा का मोटिव रखने के साथ साथ आप उसमें सीखो, ठीक है, तभी आप स्टार्टअप ले पाओगे। ओके, सो आई होप कि मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट को मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया, फुलफिल कर दिया। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में कोई और कोर्स लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।